हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू कैनोस क्लासेस एंड चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर एरोमेटिक कंपाउंड। तो काफ़ी दिनों से आपको भी इंतजार था एरोमेटिक कंपाउंड्स का, क्योंकि अराइल हैलाइड्स है ना, फिनोल्स, वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड का अब तक हमने कवर नहीं किया था। इवन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तक से हमारे पास चीज़ें पेंडिंग थी। तो आज के चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे एंड एरोमेटिक इज़ इम्पॉर्टेंट भी है और एरोमेटिक काफ़ी ज़्यादा मतलब आसान भी है, क्योंकि एक बार आप एरोमेटिक के फंडे किस तरह से कहाँ अटैक हो सकता है बेंजीन पे, कहाँ नहीं हो सकता, वो अगर समझ जाएंगे और आपको एक बार याद आ जाएगा तो फिर आप काफ़ी सारे मतलब वेरी करता रहेगा, हाइड्रोकार्बन से आप फिनोल पे चले जाओगे, मे बी कार्बोनिल कंपाउंड पे, बट कुछ बेसिक्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो इट इज़ वेरी स्कोरिंग एंड इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एरोमेटिक जो क्लास है, ठीक है, रिएक्शंस की, तो उनको कवर करेंगे। एंड मेक श्योर आप कैनवस क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं हमारे साथ। एंड बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट वी स्टे कनेक्टेड इवन आफ्टर यू कंप्लीट योर क्रैश कोर्सेज, ठीक है ना। चलिए, तो जुड़े रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट किया जाए कि कुछ अच्छा सोच के कि हम जो भी कर रहे हैं, आप अपने करियर के लिए कर रहे हो, और करियर में पढ़ाई से ज़्यादा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कि पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, बट एटीट्यूड आपका कैसा है, कितने फोकस्ड आप हैं, कितने रिलैक्स्ड आप हैं, कितनी डेप्थ है आपके अंदर, मतलब आप एकदम से परेशान नहीं होते। तो ये सारी की सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएंगे। क्योंकि जो आदमी या जो भी स्टूडेंट परेशानियों में बहुत जल्दी गिव अप कर देता है, या बहुत जल्दी मतलब ऐसा हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो कभी फोकस नहीं कर पाएगा अपनी प्रोग्रेस के ऊपर, वो बार बार डिस्टर्ब होता रहेगा। तो इंश्योर करें कि आप अगर किसी के भी कुछ भी करने से अगर परेशान होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है कि हमारा फोकस हमारे गोल पे, हमारे काम पे ज़्यादा रहे, और कोई दूसरा इंसान या दूसरे के कुछ एक्शंस हमें मतलब परेशान ना कर पाए। क्योंकि अगर आपकी खुशी और आपका दुख दूसरों के एक्शंस पे डिपेंड करता है, तो वो आपको कभी भी खुश कर सकते हैं और कभी भी दुखी कर सकते हैं। तो यू आर अ स्लेव टू देयर एक्शंस, ठीक है ना। तो ये इंश्योर करना, खुशी के लिए भी दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना, और दुख के लिए भी दूसरों पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करना। मतलब दूसरों की कही हुई बातों से, उनके एक्शंस से बहुत ज़्यादा फील नहीं कर जाना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं with this beautiful quote by रॉबिन शर्मा, your I can is more important than your IQ। IQ बहुत सारे लोगों में होता है, बट फिर भी वो पीछे रह जाते हैं। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, इट वॉज अबाउट सक्सेस, है ना, सक्सेस इज द मोस्ट सर्च्ड, कि सक्सेस कैसे करनी है। एक बहुत प्यारी बात उन्होंने बोली कि देर आर पीपल हु हैव पोस्ट डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स बट दे आर पुअर। They know how to manage money, how to invest it, how to grow it, but how to get the money in the first place, they don't know, because nobody teaches that। दुनिया की किसी भी डिग्री में आपको पैसे कमाना नहीं सिखाया जाता है। एट मोस्ट उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, वो आपको सिखा सकते हैं, पर कमाना कैसे ये कोई सिखाता नहीं है। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो इवन अ पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री इन economics is not going to, or in finance is not going to teach you how to earn money, right? तो वो आपको खुद करना है। तो your I can is more important than IQ there। तब समझ आता है कि यार जो करना चाहता है ना वो कर ही लेता है, वो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ ही लेता है उसके लिए। चलिए, तो ब्रीफ छोटा सा एक रिकैप करते हैं जल्दी से। एंड आई थिंक इस वाले सेटअप में लाइटिंग थोड़ा बेटर आ रही है, राइट, है ना। मेरा फेस थोड़ा और भी ज़्यादा गोरा लग रहा है यार, फेयर एंड लवली वाली फीलिंग आ रही है एकदम बिल्कुल। चलो, तो अ ब्रीफ रिकैप ऑफ नेम्स, एरोमेटिक के नेम। ये भाई साहब हमारे टॉल्यूइन है, फिनोल है, आपको पता ही है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले मिले भी थे प्रीवियस लेक्चर में। एनिलीन के भी कुछ हमने केसेस किए हैं शायद। एनिसोल है, बेंजोइक एसिड है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है सर, ये तो है ना, टॉफियों जैसे नाम याद है। देन एन फिनाइल एसिटामाइड। नाउ व्हाट एग्जैक्टली एसिटामाइड? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COH। तो एसिटामाइड क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड का अमाइड, ये राइट। अब इसमें N के साथ 2 H हैं, अगर N के साथ 2 H हटा के, एक H हटा के मैं एक PH लगा लूँ, तो N पे क्या लग गया? फिनाइल, और बाकी क्या था? एसिटामाइड। तो ये हो गया N फिनाइल एसिटामाइड। मतलब नॉर्मल एसिटामाइड में N के आगे एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने और वहाँ पर फिनाइल लगा दिया। ये आपका एसिटोफिनोन, मतलब कीटोन में एक तरफ आपका बेंजीन है और एक तरफ आपका मिथाइल है।
एसिटोफिनोन, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये आपका मिथाइल बेंजोएट है एस्टर, और ये आपका फिनाइल एसीटेट है ना, अगेन एस्टर। ठीक है, देख लो आराम से, शांति से देख लो इनको, वैसे बाद में नोट्स में भी मिल ही जाएंगे, बट फिर भी एक बार जी भर के देख लो। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H ग्रुप लगा दिया, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्योंकि ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। यहाँ पर आपका दोनों ही ब्रांचेज हैं, तो जब दोनों ही ब्रांचेज हैं, फंक्शनल ग्रुप तो कोई भी नहीं है, तो अल्फाबेटिकल चलना है, तो 1 मिथॉक्सी 3 मिथाइल। ठीक है, क्योंकि मिथ तक तो कॉमन है, उसके आगे O है और यहाँ पर Y है, तो O और Y में O इज गेटिंग हायर प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली, तो 1 पे इसलिए मिथॉक्सी से स्टार्ट किया यहाँ पे 1 2 3, एंड यहाँ पर आपका NH2 जोर फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 3 ब्रोमो एनिलिन, यहाँ पर दोनों ही CHO आपके मेन फंक्शन ग्रुप हैं और दोनों सेम है, तो क्या होगा ये आइसोथैलेल्डिहाइड है ये, क्योंकि आइसोथैलिक एसिड से बना है ये, अगर यहाँ पर COH होते दोनों ही तो ये आइसोथैलिक एसिड कहलाया जाता। ठीक है, ये आपका आ गया 1 2 3, तो 3 पे क्या है CHO, दैट इज फॉर्माइल, क्योंकि वो ब्रांच है, तो 3 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेंगे क्या, 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे, क्योंकि इसमें लोअर सेट ऑफ लोकेंट आ रहा है, तो 2 अमीनो और 5 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। देन ये आपका थैलिक एसिड आ गया, ये बेंजीन के ऊपर अलाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अलाइल बेंजीन बोल दिया इसको, है ना, शॉर्ट में डायरेक्टली। एंड यहाँ पर क्या है, ये आपका मेन रिंग हो गया, ये आपका फंक्शन ग्रुप उसके ऊपर लगा है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, 3 पे आइसोप्रोपाइल है, 4 पे विनाइल है, तो 3 आइसोप्रोपाइल 4 विनाइल बेंजोइक एसिड। चलिए, तो अब एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल तो है कि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब यार कोई इलेक्ट्रोफाइल का तो ये बेचारा ड्रीम कम ट्रू है कि मेरे को बेंजीन के ऊपर अटैक करने को मिल रहा है, क्योंकि बेंजीन इज वेरी इलेक्ट्रॉन रिच, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, पार्टी चल रही है वहाँ पे। बट फिर भी जस्ट लाइक अ नॉर्मल डबल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड के अक्रॉस आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा लेते थे, बेंजीन के डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबल है। अगर आप किसी डबल बॉन्ड के अक्रॉस कुछ ऐड करवा देंगे तो आपका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा बेंजीन का, तो जो इसका एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी इसके पास थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए बेंजीन कभी भी बोलता है कि ये मेरे को यार एडिशन नहीं करवाना है, मतलब डबल बॉन्ड को खराब नहीं करना है। हाँ, H है, H हटा के आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओ और H हटा दो वहाँ पे और E लगा लो, दैट इज पॉसिबल, दैट इज फिजिबल। ठीक है, तो ये बन सकता है। तो बेंजीन का नॉर्मल ब्रोमिनेशन अगर आप करवाते हैं तो कोई ब्रोमीन का एडिशन नहीं होता है। KMnO4 से कराएंगे तो ऐसा कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो जाता उसका। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करने की कोशिश करें, नहीं होती है। हाँ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाती है, क्योंकि दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो तीनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके आपको साइक्लोहेक्सेन दे देता है। तो स्लो एडिशन होती है, क्योंकि ये क्यों होती है स्लो, क्योंकि एक बहुत स्टेबल कंपाउंड को आप रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट फास्ट। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये भी नहीं हो रहा। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस जब हम बोल सकते हैं कि यार ये एरोमेटिक है बच्चे और ये एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में सबसे आगे क्या होता है, स्टेबिलिटी में सबसे आगे कौन है, एरोमेटिक। एरो के बाद नॉन, नॉन के बाद एंटी, क्योंकि एरो इज लाइक बहुत स्टेबल, नॉन इज लाइक भाई मेरे को ना इधर जाना ना उधर जाना, ना मैं स्टेबल हूँ ना मैं अनस्टेबल हूँ। एंटी इज लाइक अनस्टेबल है वो। ओके, तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो व्हाट आर द रूल्स, तो ये हक्कल रूल है। हक्कल रूल ने हमारे को बताया कि हाउ टू डिसाइड कि विच इज गोइंग टू बी एरोमेटिक और विच इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक। तो उन्होंने कहा पहली बात, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक एंड प्लेनर, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, सारे एटम सेम प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, कई बार साइक्लिक होता है पर बहुत बड़ा रिंग होता है और एक प्लेन में नहीं होता, वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। हर एक एटम जो है आपका उसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन, ये बोलना चाह रहे हैं कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और वहाँ पर कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी पी ऑर्बिटल ये होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स निकले तो वो एरोमेटिक, और अगर सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स निकले तो वो एंटी एरोमेटिक। समझे, 4n+2, n को आप 0 1 2 3 4 पुट कर लो, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं आपके पास काउंट करके तो वो एंटी एरोमेटिक आ जाएगा। अब जैसे ये बड़े बड़े रिंग्स हैं, एनुलिन्स क्या होती हैं, ये जो आपके रिंग स्ट्रक्चर है ना साइकिल्स, ठीक है, ये आपके एनुलिन है।
कितने, अब देखो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 4 6 8 10 12 14, तो ये 14 एनुलिन। यहाँ पर कितने हैं, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 16 एनुलिन, ये 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए 14 वाला एरोमेटिक है, 16 वाला एंटी है, 18 वाला एरोमेटिक है। तो 16 वाले को याद रखना, क्यों, क्योंकि 16 वाला एग्जैक्टली 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, ये n को 4 पुट कर लो तो 4 4 16, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। ये साइक्लिक था, प्लेनर भी था, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन भी थी, पर क्योंकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स थे तो एंटी एरोमेटिक। और 14 वाले में भाई साहब में कितने थे, 4n+2, क्योंकि n को 3 पुट कर लो यहाँ पे। और 18 वाले में भी 4n+2, n को 4 पुट कर लो, राइट। बस अब देखिए ये वाला, ये तीनों जनाब कोई भी एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो खास करके याद रखें आप, क्या ये 10 कार्बन का रिंग है, ठीक है। तो 10 कार्बन का रिंग है, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन यहाँ पर है, बट स्टिल क्योंकि एरोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि प्लेनर नहीं है, ठीक है। तो उसको आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ये तीनों इसकी भांति भांति के वो हैं, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तीनों एक्चुअली है सेम चीज़, 10 एनुलिन्स ही हैं ये, बस अलग अलग तरीके से इनको दर्शाया गया है, दिखाया गया है। देन आपको पता है बेंजीन एरोमेटिक हो गया, फिर 2 रिंग आके नेफ्थलीन आगे एरोमेटिक है, एंथ्रासीन एरोमेटिक है, और आपका फिनेंथ्रीन एरोमेटिक है। ये तो कुछ जेनरिक से हो गए कि सर ये तो मोस्टली पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4n या 4n+2 करके काउंट कर लेंगे। देन अगर हम हेटेरोसाइकिल्स की बात करें, ठीक है, हेटेरोसाइकिल्स का मतलब क्या हुआ, हेटेरोसाइक्लिक जहाँ पर कार्बन के अलावा कोई और एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर लाइक दैट, फास्फोरस, ये भी रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो जब ये 5 मेंबर्ड रिंग है, दिस इज फ्यूरान, ऑक्सीजन के सल्फर आ गया, दिस इज थायोपीन, नाइट्रोजन आ गया पायरोल, और 6 मेंबर्ड में कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दो, दैट इज पिरिडीन। तो पिरिडीन भाई साहब के पास भी लोन पेयर होता है, और आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो लोन पेयर है, दिस इज नॉट इन द प्लेन, ठीक है, ये प्लेन से बाहर होता है। 1 सेकेंड, देयर इज समवन, ठीक है। तो पिरिडीन का ये जो बॉन्ड होता है, सॉरी ये जो लोन पेयर होता है, दैट इज आउटसाइड, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, आउटसाइड नहीं यार, भूल गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं कॉल से। तो पिरिडीन में परपेंडिकुलर टू द ये प्लेन होता है, मतलब जो आपके नॉर्मल पाई जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे हैं, पर ये जो लोन पेयर है ना, ये इनके परपेंडिकुलर है। तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होता, ये लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल होता है, ओके। तो पिरिडीन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होता, जबकि पायरोल का जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में है। देखो कैसे, चार्ज, सिंगल बॉन्ड, फिर चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर चार्ज। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने में काउंट होते हैं। तो 2 4 6, तो इसके पास कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई का मतलब एरोमेटिक है ये, ठीक है। ये वाला भाई साहब भी एरोमेटिक है, ये वाले भाई साहब भी एरोमेटिक है, ये वाले भाई साहब भी एरोमेटिक हैं, पर पिरिडीन में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये आराम से डोनेट किए जा सकते हैं, मतलब ये बेसिसिटी देते हैं उसको। ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर होते हैं एक्चुअली, पर 2 में से सिर्फ एक ही लोन पेयर है जो हमें एरोमेटिसिटी के लिए चाहिए, क्योंकि 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन आपकी आ गई, ठीक है। वैसे सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर थे, पर उसमें से एक कॉन्जुगेशन में है और एक आपके पास अवेलेबल है। देन अब जैसे ये आपके पास आ गया 8 मेंबर्ड रिंग, तो 8 मेंबर्ड रिंग में अगर आप बोलोगे कि हाँ सर रिंग भी है और कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन भी है, बट ये जनाब क्या है, प्लेनर नहीं है। 8 मेंबर्ड रिंग जो है वो टब शेप का होता है, हाँ बाथ टब वाला टब, ठीक है, टब शेप का होता है वो, तो प्लेनर नहीं होता वो, इसलिए ये जनाब एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ओह सॉरी, एंटी नहीं, ये नॉन हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथेटिकल प्लेनर नहीं है, हाइपोथेटिकल प्लेनर नहीं है, ये जो भाई साहब हमारे हैं ये आपके नॉन प्लेनर आ जाएंगे, ठीक है, नॉन प्लेनर है तो इसलिए नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी के लिए भी प्लेनर होना ज़रूरी है। साइक्लोब्यूटाडाइन देखिए साइक्लिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो एंटी एरोमेटिक। ये भाई साहब साइक्लिक है, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल, है ना, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी एंटी। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाला भी एंटी, प्लेनर है वो भी, पर एंटी है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब 4n के मल्टीपल आ गए वो ना। अब ये प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें हमें बताना है कि इन सारे कंपाउंड्स में कौन से एरोमेटिक हैं। तो एरोमेटिक क्या सब कुछ ही बता देंगे, एंटी, एरो, नॉन,
तीनों बता देंगे हम। तो यू कैन पॉज द वीडियो हेयर फॉर 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा आपको लगेगा नहीं इसको सॉल्व करने में, एंड देन यू कैन जस्ट वॉच के हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए पहला वाला तो एंटी है, अभी हमने पढ़ा क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास हैं। दूसरे वाले के बाद देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर काउंट हो जाएगा तो कॉन्जुगेशन हो जाएगी, चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज, तो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके तो दिस इज एरोमेटिक मतलब। अगले वाले में कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, यहाँ चार्ज फिर सिंगल फिर चार्ज फिर सिंगल फिर चार्ज सिंगल चार्ज। ओके मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं, काम पूरा कर ले रहे हैं। तो 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं इन्वॉल्व। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये भी एरोमेटिक है आपका। फोर्थ वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, ये आपका ट्रोपाइलियम कैटायन होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये। ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोकैटायन में आता है ये। और यहाँ पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, पर क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एंटी हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व है क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन उसके बिना नहीं हो पाएंगे, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अब इन्वॉल्व है, तो मतलब वो एज अ बेस डोनेट नहीं किया जा सकता, तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अभी पढ़ा था ये, तो ये एंटी हो गया। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये वाला आपका प्लेनर है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये वाले प्लेनर ही हैं। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिस इज एरो, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिस इज एरो, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिस इज एंटी, एंड ये कॉन्जुगेशन ही नहीं यहाँ पे। देखो ये वाला कार्बन sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज हो गया। sp3 का मतलब है कि p ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी का जो साइकिल था वो टूट गया, तो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये आपका नॉन है। ठीक है, लास्ट का सल्फर वाला भी एरो क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेट्रोसाइकल्स आर एरोमेटिक। अगेन अब देखो 2 क्वेश्चन आपके पास फिर से आ गए, फिर से पॉज कर लो, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बार ट्राई कर लो। तो पहला वाला आपका एरो है डेफिनेटली, अभी पढ़ा था हमने। अगला वाला भी आपका एरो है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में भी पूरे हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है। अगले वाले में ये एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, इसका एक यहाँ आ जाएगा, तो 2 4 6 8 8 आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसको अगर यहाँ लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 2 और दिस इज एंटी। ठीक है, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, इसके लोन पेयर को मतलब ऑक्सीजन का ये वाला एक लोन पेयर और एक लोन पेयर ये भी कॉन्जुगेशन में आएंगे यहाँ पे। यहाँ नाइट्रोजन के केस में क्या है, चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन के लोन पेयर यूज़ नहीं हो रहे, तो नाइट्रोजन को अगर आप कार्बन की तरह समझो तो दिस इज जस्ट लाइक बेंजीन, तो हाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोकार्बन ए पोजेसेस अ सिग्निफिकेंट डाइपोल। अब आप बोलोगे सर डाइपोल कहाँ है इसमें, कैसे है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो नहीं है, बट ये वाला जो आपका पाई बॉन्ड है बीच में, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा शिफ्ट, क्योंकि अगर ये इस तरह से शिफ्ट कर जाता है तो उससे क्या हो जाएंगे, दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाएंगे। ठीक है, ये 7 मेंबर रिंग विद पॉजिटिव चार्ज मतलब ट्रोपाइलियम कैटायन जैसा, और ये 5 मेंबर रिंग विद नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये वाला भी एरोमेटिक हो गया और ये वाला भी एरोमेटिक हो गया। तो इस चक्कर में क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट रहेंगे, क्योंकि ताकि दोनों रिंग को स्टेबिलिटी मिल सके, एरोमेटिसिटी मिल सके, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन देती है आपको। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन होने की वजह से इसमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा था। तो दैट इज़ कि कई बार इस तरह से भी बॉन्ड्स की मूवमेंट करवानी पड़ती है जिससे स्पेशल एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही हो और उससे डाइपोल मूवमेंट भी आ जाता है। नेक्स्ट इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब देखिए पहला आ गया डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। अब थोड़ी सी हम स्पीड पकड़ेंगे, तो व्हाट यू कैन डू इज कि इससे पहले कि जैसे मैं हर एक पेज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, गो थ्रू द 2-3 रिएक्शंस एंड देन फिर जो मैं बोल रहा हूं उसको जल्दी जल्दी से सुन सकते हो। ओके वैसे मेरे को एक ग्लास रखना चाहिए और बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से ग्लास उठा के आराम से पीना चाहिए, बट आई डोंट लाइक दैट, सो ठीक है, आई होप यू डोंट माइंड
मी ड्रिंकिंग डायरेक्टली फ्रॉम माई ओन पर्सनल बॉटल। देखिए, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, अगेन वही सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 उड़ा दो, बेंजीन रह गया। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन पड़ा हुआ है पहले। रिडक्शन ऑफ फिनोल, हाँ फिनोल को जब आप जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो सीधा बेंजीन आपको मिलता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना, कई बार कन्वर्जन में काम आएगा। आपको ए से कुछ बी बनाना है, कुछ कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन में आपको ये रिएक्शन काम आते हैं। 3 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल्स को जब हम पॉलीमराइज करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू पास करके, ठीक है, तो बेंजीन बन जाता है उसे, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ जम कर जाएगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ जम कर जाएगा, ये वाला यहाँ जम कर जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन। तो ये भी बड़ा सिंपल है, मैक्सिमम बच्चों को याद ही होता है। देन 4th, रिडक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिलेटिवली स्टेबल है। नॉर्मल जो डायजोनियम होता है ना, Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये थोड़ा बहुत अनस्टेबल होता है, ये टिकता नहीं है। पर ये जो बेंजीन वाले हैं, मतलब जो एरोमेटिक डायजोनियम हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, डायजोनियम आयन होते हैं, दे आर रिलेटिवली स्टेबल। तो ये एसिड टिक जाते हैं, तो इनसे फिर काफ़ी कुछ आप बना सकते हो, काफ़ी कुछ, वो आगे हम अमीन्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अलग से। तो इसको जब H3PO2 से ट्रीट करते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, तो भी ये बेंजीन देता है। तो याद रखना, ये भी कन्वर्जन में काफ़ी काम आएगा। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए, जो सल्फोनिक ग्रुप है ये ना, सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। बेंजीन को जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो उसके ऊपर सल्फोनिक ग्रुप लग जाता है, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। पर जैसे उसको आप डाइल्यूट कर देते हैं मामले को, मतलब पानी डाल दोगे उसमें, डाइल्यूट कर दोगे उसको, तो ये सल्फोनिक ग्रुप निकल जाता है। तो सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। तो कंसनट्रेटेड एसिड में सल्फोनिक बनता है और डाइल्यूट करने पे वो वापस बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक चीज़ याद रखना कि हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बेंजीन आपको मिल जाती है। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक अराइल पार्ट है और एक अल्काइल पार्ट है। तो एक अराइल हैलाइड और एक अल्काइल हैलाइड, सोडियम एक NaX ये निकालेगा, NaX ये निकालेगा, और ये अल्काइल और ये अराइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। वुड्स में क्या था, दोनों ही RX होते थे, दोनों अल्काइल हैलाइड होते थे। वुड्स फिटिंग में एक अराइल है और एक अल्काइल है, और एक सिर्फ फिटिंग होता है, उसमें दोनों अराइल होते हैं, तो फिर दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, दैट सिंपल। नाउ कम्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो पीछे मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि बेंजीन कभी भी अपने डबल बॉन्ड के क्रॉस कुछ एडिशन नहीं करवाता, कुछ चीज़ ऐड नहीं होने देता। ये क्या करवाता है, ये बोलता है सब्स्टिट्यूशन। H हटा दो, उसकी जगह कोई इलेक्ट्रोफाइल ले आओ, क्योंकि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो उसके ऊपर कौन अटैक करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल। तो जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेंजीन का, वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज SEAR, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखिए। पहला हेलोजिनेशन। हेलोजन खुद में उतनी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होती है कि अगर आप बेंजीन को अकेली Br2 से ट्रीट करेंगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ब्रोमीन सफिशिएंटली इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है और बेंजीन बहुत स्टेबल है। बेंजीन बोलता है यार ये छोटे मोटे इलेक्ट्रोफाइल तो मेरे को अफेक्ट भी नहीं करते, ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा तब रिएक्शन हो सकता है। तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जनरेट करना पड़ेगा। कैसे जनरेट करेंगे हम लुईस एसिड की प्रेजेंस में X2 + Fe(X3) से आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो बेंजीन पे अटैक कर पाता है, और तब आपका बनता है ये हेलो बेंजीन। ओके, बाय बेंजीन। नेक्स्ट, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे करते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 + कंसनट्रेटेड H2SO4 से NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, वो अटैक करता है, तो H हटाएगा, NO2 लगेगा, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। देन सल्फोनेशन, तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 कर लो या SO3 से ट्रीट कर लो, है ना, तो आपका सल्फोनिक एसिड मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3, कई जगह कई बुक्स में SO3H दिया गया है, कईयों में सिर्फ SO3 ही दिया गया है, दैट डिपेंड, इट वेरीज। बहुत अच्छे रेप्यूटेड बुक्स में भी ये कन्फ्यूजन है कि कईयों में SO3 दिया, कईयों में SO3H दिया, तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब इसमें कोई क्लैरिटी भी नहीं है। देन फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, RCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 में क्या करना होता है, ये जो RCl है इसका R ग्रुप लग जाता है, पर डायरेक्टली नहीं लगता। अगर R ग्रुप ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है, तो ऐसा नहीं कि ये वाला ग्रुप आप एग्जैक्टली उठा के चिपका दोगे, नहीं, Cl हटाओ, फिर जो बनेगा वो कार्बोकेटाइन वो बनाओ, जैसे ये बना, फिर उसको रीअरेंज करो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में, हो सकता था ना ये रीअरेंज, हाँ, तो फिर करो और फिर अटैक करो। मतलब RCl में से Cl हटा के जो R ग्रुप है वो कार्बोकेटाइन बनाओ उसका, Cl हटा के, और फिर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर उसका अटैक करो बेंजीन पे, तो दैट इज योर फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन।
और ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ड्रॉबैक भी है, कि ये जो RCl है ये डायरेक्टली R नहीं चिपक जाता बेंजीन के ऊपर, उस R में रीअरेंजमेंट हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। तो आप जो बनाना चाहोगे बन कुछ और जाएगा, या आपके पास मिक्सचर मिल जाएगा। देन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है, असाइल ग्रुप RCOCl में ये जो आपका RCO ग्रुप है, दिस इज योर असाइल ग्रुप, ये लग जाता है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये डायरेक्टली ही चिपक जाता है। तो वट एवर इज RCOCl उसको लुईस एसिड AlCl3 के साथ आपको लेना है। तो AlCl3 क्या करता है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस क्लोरीन को निकाल लेगा, और निकाल के AlCl4 1 नेगेटिव बनाएगा, और पीछे ये वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल रह जाएगा RCO पॉजिटिव, और वो अटैक करेगा और ये COR लग जाएगा असाइल ग्रुप। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखिए क्या है। मैकेनिज्म इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें एक दो पॉइंट आपको बड़े अच्छे से याद भी रखने हैं। तो पहला काम, क्योंकि बेंजीन आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, तो पहला स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। तो बेंजीन की तरफ से अटैक जाता है, क्योंकि अटैक में एरो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ ड्रॉ किया जाता है। ये हो गया। नाउ दिस इज द स्लो स्टेप, नाउ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि स्लो स्टेप क्या है इसका, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और उसमें जो आपका बनता है इंटरमीडिएट है ना, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर डबल बॉन्ड के क्रॉस लगेगा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और यू कैन से एरिनियम आयन। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन या एरिनियम आयन की फॉर्मेशन इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो याद रहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व था, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा, तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन फास्ट भी होगा, क्योंकि रिएक्शन डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ठीक है, ये आपका बना है एरिनियम आयन, अब ये आपस में इसमें आपस में रेजोनेंस होती रहेगी, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके दिए गए हैं। और फाइनली बेस होगा बाहर, कौन बेस, जैसे जब Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 आपने लिया था, तो वो क्या करता है, वो Br पॉजिटिव प्लस FeBr4 1 नेगेटिव बनाता है। तो वो जो आपका FeBr4 1 नेगेटिव है, वो यहाँ से आके H पॉजिटिव को उठा लेगा, तो H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये बॉन्ड वापस आ जाएगा और E रह जाएगा। तो हमने H हटा के E लगाया है, सिंपल, नथिंग एल्स। ठीक है, ये देखिए, तो Br2 प्लस FeBr3 में क्या होता है, FeBr3 आपका लुईस एसिड है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ब्रोमीन के बाद 3 लोन पेयर हैं, तो बोलता है कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, चल मैं तेरे को डोनेट करता हूँ। तो ब्रोमीन से इसकी तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। अब क्या, इस ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बगल वाले ब्रोमीन को बोलता है कि यार बॉन्ड मेरे को लेने दे, तू निकल ले। इस ब्रोमीन को Br पॉजिटिव बना के बाहर निकाल देता है। तो ये ब्रोमीन Br पॉजिटिव बन के एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन के बेंजीन पे अटैक कर रहा है, और फाइनली ये जो FeBr4 नेगेटिव था, इसने H पॉजिटिव उठाया और ये ब्रोमोबेंजीन बन गया। तो ये है पर्पस। ठीक है, कि FeBr3 क्यों डाल रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर पाएं इसलिए। देन जो आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ओके, वो इन सारे केसेस में नहीं होते। दीज गिव पुअर यील्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो, अब बेंजीन पे अटैक क्यों हो पा रहा था, क्योंकि बेंजीन है इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर अटैक कर रहा है। ओके, अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया, अगर हम G ग्रुप लगा दिया हमने, एक पॉसिबिलिटी ये आपका डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, और एक हो सकता है ये विड्रॉइंग ग्रुप हो। अगर ये डोनेटिंग ग्रुप निकला तो बेंजीन को और इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, तो जिससे इलेक्ट्रोफाइल और जल्दी अटैक करना चाहेगा उसके ऊपर, क्योंकि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप्स हैं, दे इंक्रीज रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो बेंजीन से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे, तो वो रिएक्शंस को स्लो कर लेंगे, तो उनके केस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाती। तो फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है वो भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो जो विड्रॉइंग ग्रुप हैं, जैसे ये NO2 हो गया, NR3 पॉजिटिव हो गया, कार्बोक्सिलिक COR CF3SO3H, और अब आप बोलोगे सर NH2 तो डोनेटिंग ग्रुप है, ये भाई साहब क्यों आ गए यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ। पहले यहाँ तक तो समझ गए ना, ये तो आपके विड्रॉइंग ग्रुप है। तो विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं रिएक्शन की तरफ, तो वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी नहीं कर पाएगा, इवन बाकी रिएक्शन भी उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, पर फ्रीडल क्राफ्ट में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी। NH2 के साथ समस्या क्या हो जाती है, ये जो NH2 है ये जनाब बेस हैं, तो फ्रीडल क्राफ्ट में आप रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, AlCl3 भी होता है वहाँ पे। तो ये जो बेस है और ये जो लुईस एसिड है, ये दोनों आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और उससे क्या जनरेट होता है, उससे यहाँ पर N के ऊपर आता है फिर पॉजिटिव चार्ज, और N के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा, तो फिर ये कहानी हो जाती है। तो इसलिए ये NH2 वाला भी डिस्पाइट बीइंग अ डोनेटिंग ग्रुप,
फ्रिडल क्राफ्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, ठीक है, क्योंकि वो AlCl3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा लुईस एसिड के साथ। नाउ अब ये आ गया आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो 2 स्टेप में हो रहा है ना। पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से H पॉजिटिव निकल जाता है। तो क्योंकि पहला स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था, तो पहली पहाड़ी ऊंची है, अगली पहाड़ी थोड़ी कम ऊंची है। तो जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब वो सबसे ऊंचा होता है ना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। ओके, समझ आ गया। तो ये जो आपका यहाँ पर बना, दिस इज योर सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा ना तुम लोगों को। चलो नेक्स्ट वन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जैसे ये है, क्योंकि हेलोजिनेशन में तो कुछ एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, हाँ फ्रिडल क्राफ्ट में एग्जांपल देने की ज़रूरत है। जैसे ये आपका RCl है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या करोगे, क्या इस ग्रुप को एग्जैक्टली उठा के चिपका दोगे यहाँ पे? नहीं, क्या करना है आपने, आप देखिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या बनता है, Cl को अगर हम निकाल देते हैं तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या ये इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज हो सकता है? बिल्कुल। तो रीअरेंज करके ये इस कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब ये जनाब बेंजीन पे अटैक करेंगे और बेंजीन पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है, 2 ग्रुप एंड ये ऐसे करते हैं। तो ये फ्रिडल क्राफ्ट की लिमिटेशन है कि इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। और सेकंड केस देखो, सेकंड में भी आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, पहले ये भाई साहब रीअरेंज करके इसमें कन्वर्ट होंगे, और ये भाई साहब फिर बेंजीन पे अटैक करेंगे और बनाएंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं। ओके डन। अब एक लिमिटेशन तो ये होगी फ्रिडल क्राफ्ट की, और भी लिमिटेशन है। और लिमिटेशन क्या है, अब ये जो ग्रुप लग गया अल्काइल ग्रुप, ये एक डोनेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेट करता है बेंजीन को फर्दर। तो ऐसा जैसे एक बार लगा ना, अब ये एक और बार फिर से रिएक्शन कर लेगा, तो मे भी पैरा पे एक फिर से लगा देगा ये, तो मल्टीपल अल्काइलेशंस हो जाती हैं। ओके, क्योंकि एक अल्काइलेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फर्दर और एक्टिवेट हो रहा है रिएक्शन के लिए, तो वो फिर से एक और अल्काइलेशन रिएक्शन करवा देगा। तो एक ही बेंजीन के ऊपर एक से ज़्यादा बार अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे, जो आप शायद नहीं चाहते थे। तो वो एक अनवांटेड बाई प्रोडक्ट आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है वैसे ये, और इस क्वेश्चन में भी हम काफ़ी सीखेंगे इसके बारे में। तो मज़े की बात तो ये हुई कि जो हम ये कर रहे थे ना RCl AlCl3, तो इसका अल्टीमेट पर्पज़ R पॉजिटिव कार्बोकेटाइन जनरेट करने का था, क्योंकि जो बेंजीन पे अटैक कर रहा है वो तो कार्बोकेटाइन है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं RCl प्लस AlCl3 लेके ही ये कार्बोकेटाइन जनरेट कर सकता हूँ, मैं और भी तरीक़ों से कर सकता हूँ। जैसे देखिए, जैसे पहला केस है यहाँ पे, साइक्लोहेक्सीन को अगर मैं H पॉजिटिव से एसिडिक मीडियम में रखता हूँ, तो H पॉजिटिव अटैक करने से क्या बनेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा, हाँ जी। और ये वाला कार्बोकेटाइन फिर बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और क्या देगा, ये। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो कॉम्बिनेशन लिया ना, साइक्लोहेक्सीन प्लस H2SO4, ये एक कार्बोकेटाइन जनरेट कर रहा था। तो बस ये भी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ही है, ऐसा मत सोचना कुछ और है ये। अगेन अब देखो सेकंड केस में क्या हो जाएगा आपका, ये जो OH है ये OH2 पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और ये कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे उसके ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ये बन जाएगा आपका। थर्ड में देखो अगेन ये H पॉजिटिव अटैक करेगा यहाँ पे, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका ये टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन बना देगा आपका, और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, और ये वही चीज़ होगी जो पहले में जो फर्स्ट रिएक्शन में किया था वही यहाँ पर भी बन जाएगा लास्ट वाले में भी। तो मतलब आप किसी भी तरीके से कार्बोकेटाइन जनरेट कर दोगे, वो अब बेंजीन पे अटैक कर लेगा। तो दे आर ऑल लाइक योर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, नथिंग एल्स। नाउ हाउ डू सब्स्टिट्यूएंट्स अफेक्ट रिएक्टिविटी, कि सब्स्टिट्यूएंट्स के होने से क्या फ़र्क पड़ता है, जो आपको पीछे में बता रहा था कि Z अगर एक डोनेटिंग ग्रुप है तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, और उस बेंजीन की रिएक्टिविटी, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये रिएक्शन को स्लो कर लेगा। और ये विड्रॉइंग डोनेटिंग कहाँ से आता है आपका, वही इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन, तीनों चीज़ें कंसिडर होती हैं यहाँ पे। सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका इफेक्ट है वो मेसोमेरिक इफेक्ट है। देन हाउ डू सब्स्टिट्यूएंट्स अफेक्ट रिएक्टिविटी में, अब देखिए एग्जांपल, जैसे CH3 एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो मतलब नॉर्मल बेंजीन जितना फास्ट नाइट्रेशन देगी, टॉल्यूइन उससे ज़्यादा फास्ट देगा।
ठीक है, अब एग्जैक्टली मुझे ये तो याद नहीं है कि कितना ये नंबर था कि कितने टाइम्स फास्टर होता है, पर ऑब्वियसली टॉल्यून क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजीन की रिएक्टिविटी को ये बढ़ा देगा, रिंग की रिएक्टिविटी को, तो दिस विल गिव यू फास्टर। अब CH3 करता क्या है, CH3 कैसे डोनेट करता है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू करता है और एक हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू करता है। जब CH3 आपका हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू डोनेट करता है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लेके आता है। तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक करना होगा वो कहाँ करेगा, ऑब्वियसली ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली हायर थी। तो देखिए इसलिए ऑर्थो नाइट्रो आपका 59 बन रहा है, पैरा नाइट्रो आपका 37 बन रहा है, मेटा वाला सिर्फ 4%, क्योंकि मेटा पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजी ही नहीं गई, इसलिए मेटा वाला आपका ज़्यादा परसेंटेज में नहीं बना। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, देन NH2 इतना अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है, इतना अच्छा डोनेटिंग ग्रुप, इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को कि अगर आप ब्रोमिनेशन करवाते हैं वो भी वाटर एज अ मीडियम प्रोटिक सॉल्वेंट, तो इतना अच्छा रिएक्शन होता है कि ब्रोमिनेशन एक जगह नहीं होती है, 3 जगह हो जाती है, क्योंकि NH2 जब डोनेट करेगा तो दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है, तो ब्रोमिनेशन फिर इन तीनों पोजीशन पे हो जाती है, तो ये ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। अगर आपको मोनो ब्रोमिनेशन करवानी है तो सर नहीं करवानी हमारे को ट्राई, तो आपको ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की जगह ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। ठीक है, तो आपको मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ NH2 और एक बार ये Br लग गया और एक बार इसका पैरा आइसोमर बन जाएगा। समझे, ये जरूरी है। तो सॉल्वेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ले रहे हो या ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ले रहे हो। ठीक है, और जैसे NO2 है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसको डीएक्टिवेट करेगा, तो ये रिएक्शन पहली बात तो स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, नॉर्मल बेंजीन के कंपैरिजन में नाइट्रो बेंजीन का रिएक्शन बहुत स्लो होगा, और ऊपर से नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, खींचता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ऑर्थो पे और पैरा पे लाता है पॉजिटिव चार्ज। तो अब अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो कहाँ करेगा, पॉजिटिव पे थोड़ा ना करेगा, वो वहाँ करेगा जहाँ एटलीस्ट पॉजिटिव नहीं है, मेटा पे। तो विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पे डायरेक्ट करते हैं आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, बोलते हैं कि बेटा तुम मेटा पे जा। तो देखो मेटा वाला 93% बचा, जबकि ऑर्थो और पैरा वाले सिर्फ 6 और 1% बन रहे हैं, तो ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो समझ आया मेटा डायरेक्टिंग क्यों हो रहा है वो, क्योंकि बाकी 3 पोजीशन को उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रोफाइल अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह पे थोड़ी ना अटैक करेगा, वो तो वहां अटैक करेगा जो चीज जगह अभी भी बची हुई है, दैट इज मेटा पोजीशन। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से अच्छे ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होते हैं। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है वो कौन कौन से, NH2, NHR, NR2 मतलब नाइट्रोजन वाले हो गए, OH, O नेगेटिव हो गए। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ये NHCOR, OCOR, ये मॉडरेटली क्यों है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ना, ये हमेशा बेंजीन को डोनेट नहीं करेगा, ये थोड़ी सी रेजोनेंस बेंजीन के साथ भी करेगा, थोड़ा सा इधर कार्बोनिल के साथ भी कर रहा होगा, क्योंकि ये 2 तरफ रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए बेंजीन को बहुत अच्छा डोनेशन नहीं दे पाएगा। सेम समस्या इस ऑक्सीजन के साथ भी है, 2 तरफ इन्वॉल्व है ये। ठीक है, OR भी रिलेटिवली तो उतना अच्छा डोनर नहीं है। वीकली एक्टिवेटिंग R और PH एक्टिवेटिंग है पर वीकली, और वीकली डीएक्टिवेटिंग सारे हेलोजेंस हैं, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर पर है ये वीकली डीएक्टिवेटिंग, मतलब स्लाइटली विड्रॉइंग है इनका इफेक्ट, क्योंकि आपको पहले बताया मैंने कि हेलोजेंस आपका +M और -I दोनों शो करते हैं, पर इनका -I ओवरऑल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देन डीएक्टिवेटिंग साइनाइड, SO3H मॉडरेटली हो गए। ठीक है, स्ट्रांगली कौन कौन आ गया, NO2, NR3 पॉजिटिव, CF3, CCl3, बाकी जो भी है कार्बोनिल, SO3H, साइनाइड, ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है। सबसे स्ट्रॉन्ग है NO2, NR3 पॉजिटिव, CF3 एंड CCl3। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, और ये सारे मेटा डायरेक्टर हैं। नाउ ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब चलो जब एक ही ग्रुप लगा था तो वो तो देख लिया हमने, ऑर्थो डायरेक्टिंग है या पैरा है या मेटा है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल को लगा दिया। व्हाट अगर 2 ग्रुप लगे हों तो क्या करेंगे हम, जब 2 ग्रुप लगे होते हैं ना तो एक्टिवेटिंग ग्रुप डिसाइड करता है। जैसे यहाँ CH3 लगा है, NO2 लगा है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये डिसाइड करेगा, CH3 डिसाइड करेगा कहाँ जाएगा। और CH3 कैसा है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, तो या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो सिर्फ ऑर्थो पे ही अटैक होगा। समझे, पर मजे की बात यहां पर क्या थी, CH3 ऑर्थोपैरा है और नाइट्रो मेटा है, और कोइंसिडेंटली जो ये पोजीशन है ये नाइट्रो के लिए मेटा है और CH3 के लिए ऑर्थो है, तो दोनों का ही इसमें मतलब विन विन सिचुएशन होगी यहाँ पे। बट अगर विन विन नहीं होती तो CH3 डिसाइड करता, अभी भी CH3 ही डिसाइड कर रहा था वैसे। और जैसे NHCU CH3 है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, CH3 है ये थोड़ा वीकली है,
उससे वीक है ना, आर और पी एच आपके थोड़े वीक थे, तो ये वीकली एक्टिवेटिंग है, ये मॉडरेटली है, तो मॉडरेटली वाला बेटर हुआ ना, तो ये डिसाइड करेगा। और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो ऑर्थो पे लगेगा, ये देखो ऑर्थो पे। तो जो स्ट्रॉन्गर ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है, अगर दोनों ही एक्टिवेटिंग हो तो स्ट्रॉन्गर, और एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग है तो एक्टिवेटिंग डिसाइड करता है। और जैसे यहाँ पे OH आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, CS3 ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये पोजीशन दोनों की ऑर्थो है, पर क्योंकि ये दो ग्रुप्स के बीच में है तो दो ग्रुप के बीच में नहीं आना, क्योंकि वहाँ पर रिपल्शन हो जाएगी, तो इस ऑर्थो पोजीशन पे नहीं होती है। ठीक है, जब दो ग्रुप्स के बीच में कोई फंस जाता है तो वहाँ पर अटैक नहीं होता, वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा, क्योंकि दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हिंड्रेंस। ठीक है, तो और कौन सी जगह बची, ये वाला देखो, इसका OH का ऑर्थो है, CS3 का पैरा है, तो यहाँ पर भी अटैक हो सकता है और यहाँ पर भी अटैक हो सकता है। ये OH का पैरा और CS3 का ऑर्थो है, तो इन दोनों पोजीशन पे अटैक हो जाएगा, एक बार यहाँ हो जाएगा एक बार यहाँ हो जाएगा, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट आपके पास बन जाएंगे। ओके, देन एक और एग्जांपल जो फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन का दे रहा हूँ आपको मैं, कि फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन में एक सिंपल केस अगर आप देखो तो सिंपल केस तो ये था, ये बेंजीन है प्लस CS3 COCl AlCl3 की प्रेजेंस में क्या करवाया आपने, ये जो आपका RCO ग्रुप है इसको चिपका दो बेंजीन के ऊपर, सिंपल, तो ये आपका एसीटोफिनोन बन गया। तो ये तो सिंपल है, ये तो सर हम कर लेंगे, हम कभी भी देख के कर लेंगे इसको आराम से। नाउ व्हाट एल्स, जैसे फ्रिडलक्राफ्ट में मैंने आपको बताया कि एल्कीन प्लस H2SO4 लेके भी हो जाता है काम, तो यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर आप एनहाइड्राइड लेते हो, ठीक है, कोई भी एनहाइड, जरूरी नहीं सक्सिनिक एनहाइड्राइड ही लेना है आपको, आप कोई और एनहाइड्राइड ले लो, फॉर एग्जांपल लेट्स से बेंजीन प्लस ये एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, तो कोई बात नहीं है, क्या करना है, यहाँ से तोड़ना है, ये सिमेट्रिकल है ना ये, तो चाहे यहाँ से तोड़ो चाहे यहाँ से तोड़ो, बात बराबर है, ताकि इसका असाइल ग्रुप उठाना है एक, ये असाइल ग्रुप यहाँ लग जाएगा और यहाँ से जो H निकलेगा वो यहाँ लग जाएगा, CH3COOH बन जाएगा ये, तो इसमें भी यही चीज़ बनने वाली है, तो एनहाइड्राइड में भी वही बनता है। तो इस एनहाइड्राइड में ये वाला बॉन्ड तोड़ो यहाँ से, ठीक है, और ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये यहाँ पर अटैक करेगा। ओके, यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या लगेगा, ये यहाँ पर लग जाएगा आपका CO, फिर CH2 CO O नेगेटिव, ठीक है, और वो एसिडिक मीडियम में डालोगे तो उसका OH बन जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना, ये वाला ग्रुप बाहर निकल के क्या बना रहा है, CH3COOH, ये वाला ग्रुप आपका CH3COH बना रहा है, तो ये तो टूट के अलग हो गया था क्योंकि ये चेन थी, तोड़ी आपने, ये अलग हो गया, पर ये क्योंकि रिंग है, तोड़ोगे तो एक साइड से फिर से अटैच्ड रहेगा, तो ये इस एंड पे COOH बन गया। ठीक है, अब COH में क्या होगा, अब इन्होंने जिंक अमलगम HCl रिफ्लेक्स मारा है, ठीक है, एक्चुअली ये CO नेगेटिव होना था यहाँ तक, उसके बाद ये COH बनना था, फिर COH बन गया, SOCl2 से ट्रीट किया, तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप SOCl2 से ट्रीट करते हैं तो वो कार्बोनिल क्लोराइड बन जाता है COCl, और COCl में क्या हो जाएगा, अभी इंट्रामोलिकुलर फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन हो जाएगी, क्योंकि असाइल ग्रुप भी है, RCOCl भी है और बेंजीन भी है, AlCl3 भी है, तो अब ये वाला Cl और यहाँ वाला H ये दोनों मिलकर निकल जाएंगे और ये रिंग क्लोज हो जाएगा, तो दिस इज अल्फा टेट्रालोन। तो ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आपने पूरा रिंग क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये अगर आप एक बार इसको अच्छे से देख लो, ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लो, तो दिमाग में बैठ जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो यू इमीडिएटली नो कि ये बनेगा, बस डन। तो ये होता है कि बहुत प्रैक्टिस कर रखी होती है, जब हमने कई बार कोई फेमिलियर क्वेश्चन आ जाता है तो यू डोंट हैव टू सॉल्व इट एंटायरली, यू नो कि इसमें ये बनने वाला है, बिकॉज यू हैव सॉल्व्ड इट मेनी टाइम्स, राइट। देखिए, नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन, ये तो बड़े सिंपल से हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो पीछे हमने कहा था कि स्लो होता है, ठीक है, आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाओगे, पहले एक डबल बॉन्ड उड़ेगा, जैसे इन दोनों ये बन गया या फिर प्लस ये बन गया, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा डाइईन का, फिर एक और टूटेगा, एक और डबल बॉन्ड मतलब रिड्यूस होगा, फिर एक और होगा। तो पहला वाला स्लो होता है क्योंकि पहले वाले में आपको एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय करना है, एक बार एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई, अगली वाली जो आपकी हाइड्रोजनेशन है वो रिलेटिवली फास्ट है। देन क्लोरीन कि आप एडिशन कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन एडिशन, तो सनलाइट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर अगर आप क्लोरीन से इसको अटैक करवाते हैं तो 3Cl2 मतलब 6 क्लोरीन सारे कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएंगे, तो सारे डबल बॉन्ड आपके सिंगल हो जाएंगे। ठीक है, ओके।
देन बर्च रिडक्शन इज लाइक, एक तो हमने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया वो वाली पढ़ी थी, है ना, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस के लिए। एक ये होती है बेंजीन को जब आप सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया अगेन करते हो तो इसका एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है, बस सिर्फ एक, और जो बनता है फाइनल प्रोडक्ट उसमें दोनों डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड नहीं रहते वो, ठीक है, वो आइसोलेटेड डाइन बन जाती है। तो ये तो हो गया नॉर्मल बेंजीन में। अगर बेंजीन पे कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है एक, कि बेंजीन पे अगर एक डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो उस कार्बन पे जो डबल बॉन्ड होता है वो नहीं होता एटलीस्ट रिड्यूस, उसको नहीं छेड़ना, बस वो बचा रहेगा, और दूसरा जो आएगा वो बिल्कुल उसके सामने आता है, तो दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो डोनेटिंग ग्रुप में ऐसा होता है, डोनेटिंग ग्रुप वाले कार्बन पे जो डबल बॉन्ड लगा होता है वो नहीं जाता, और जो विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है उस वाले पे जो कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है वो जाता ही जाता है, तो वो जाएगा, और दो डबल बॉन्ड फिर ऐसे आ जाएंगे आमने सामने। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, और ये होता है, ये सारे डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप में होता है। बस इतनी सी कहानी याद रखना, दिस इज बर्च रिडक्शन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। देन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन बेंजीन की तो नॉर्मली नहीं होती, बेंजीन इज स्ट्रॉन्ग, हाँ ओजोनोलाइसिस ही करवा दो, बेंजीन को पूरा तोड़ ही दो, तो वो हमने पहले पढ़ा हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये साइड चेन को ऑक्सीडाइज कर देता है, बेंजीन को नहीं छेड़ेगा पर उसकी साइड चेन को कर लेगा। जैसे ये साइड में इसके CH3 लगा है, अब ये चाहे एक कार्बन की ब्रांच होती है तो ये लंबी ब्रांच होती है, कितनी लंबी ब्रांच होती है, पूरी ब्रांच को उड़ा के COH कन्वर्ट कर देता है। तो KMnO4 OH नेगेटिव के साथ हीट किया, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि KMnO4 इसको COO नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, फिर आप एसिडिक मीडियम में डालेंगे तब जाके उसका COH बनेगा। तो पूरी की पूरी साइड चेन को उड़ा देता है वो, ठीक है। फिर चाहे वो अल्काइल हो, एल्किनाइल वाली चेन हो, मतलब डबल बॉन्ड वाली हो, ट्रिपल बॉन्ड वाली हो, या फिर कोई कार्बोनिल ग्रुप भी हो, पूरा उड़ा के उसका COH बना देता है। तो दिस इज कॉल्ड साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कि सिर्फ अल्काइल की होगी, भाई साहब एल्किनाइल हो, अल्काइनाइल हो, असाइल ग्रुप हो, ये सारे के सारे हॉट पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। देन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एक और पार्ट, दैट इज HNO3 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। तो HNO3 के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं अगर, तो नाइट्रेशन होती है, और कई बार क्या होता है थोड़ा सा बेंजीन को भी वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका पैरानाइट्रोटोल्यूइन बन गया, और तो थोड़ी सी हिंड्रेंस आ जाती है, फिर आपने KMnO4 से ट्रीट किया तो CH3 का आपका COH बन गया। तो देखो इस रिएक्शन का कितना बेनिफिट है, हमें कुछ बना सकता हूँ, मैं किसी भी अल्काइल चेन को सीधा COH में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कहीं अगर मुझे COH बनाना है फाइनली, तो अगर मैंने अल्काइल चेन वहाँ पर कोई रखी है तो बाद में उसको कभी भी एंड में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ COH ग्रुप में, क्योंकि नाइट्रो की तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो नहीं सकती, तो इसको तो KMnO4 डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेम चीज़ देखो यहाँ पे, तो थोड़ा सा पैरा बन जाएगा, थोड़ा सा आपका ऑर्थो बन जाएगा, क्योंकि CH3 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो थोड़ा सा ऑर्थो नाइट्रो टॉल्यूइन बनाएगा, थोड़ा सा पैरा नाइट्रो टॉल्यूइन बनाएगा। देन यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड ब्लॉकिंग ग्रुप्स। देखिए प्रोटेक्टिंग एंड ब्लॉकिंग ग्रुप क्या होता है, जैसे पीछे हमने पढ़ा कि ये जो NH2 है ये इतना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है कि ये ऑर्थो पैरा तीनों पोजीशन पे अटैक करवा देगा, तीनों पोजीशन पे रिएक्शन करवा देगा, एंड दैट वी डोंट वांट। समटाइम्स हम मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस भाई साहब की जो बहुत ज़्यादा डोनेट करने की कैपेसिटी है ना, बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप इसको CH3COCl से ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ का HCl निकल जाएगा एक, और ये बन जाएगा NHCOCH3। तो ये चीज़ याद रखना, ये हम N के ऊपर असाइलेशन कर रहे हैं, ये जो असाइल ग्रुप लगा रहे हैं ये नाइट्रोजन के ऊपर लगा रहे हैं, तो N असाइलेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एसिटानिलाइड बन गया। अब ये जो आपका NHCOCH3 था, इट्स अ मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप, नॉट अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। सो अब इसकी अगर आप नाइट्रेशन करवाओगे तो मल्टीपल नाइट्रेशन नहीं होंगी, ऑर्थो पे नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बड़ा ग्रुप है, ऑर्थो पे हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो ऑर्थो पे पहले ब्लॉक कर देगा वो। तो अगर आप सिर्फ पैरा बनाना चाहते हो तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये, तो सिर्फ मेनली पैरा बनेगा 90%, और ऑर्थो वाला सिर्फ ट्रेस बहुत कम, तो दैट्स अ गुड थिंग। दूसरी चीज़ है ना, इसने देखो ऑर्थो पे बचा भी लिया ना, ऑर्थो पे कोई कुछ करवाया नहीं, और आप चाहते हो बाकी सर कि हमें अल्टीमेटली ये तो NH2 चाहिए था, तो कोई बात नहीं, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो NHCOCH3 वापस से आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद, तो वापस आपको NH2 मिल जाएगा, और जबकि आपके पास सिर्फ पैरा पे ही मेन रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो दैट इज कि वो प्रोटेक्ट भी कर रहा है और ब्लॉक भी कर रहा है, ऑर्थो वाली पोजीशन को ब्लॉक कर रहा है, वहाँ पर ज़्यादा अटैक होने नहीं दे रहा, ठीक है।
अब बात करते हैं दूसरा। देखिए अब जैसे ये है, अगर आपने सल्फोनेशन करवा दिया, मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे को पैरा पे भी प्रोडक्ट नहीं बनाना है, मेरे को ऑर्थो ही बनाना है मेनली, ठीक है, नाइट्रेशन करवानी भी सिंगल है और करवानी भी ऑर्थो पे है, तो क्या करूँ, पैरा पे नहीं करवानी है तो पैरा को किसी ना किसी तरह ब्लॉक करना पड़ेगा। तो मैंने पहले सल्फोनेशन करवाई, ठीक है। अब देखो ये बड़ा ग्रुप है तो ऑर्थो पे अटैक नहीं करेगा, ये ज़्यादा पैरा पे करेगा, तो सल्फोनिक ग्रुप आपका पैरा पे लग गया, ओके, तो पैरा पोजीशन ब्लॉक हो गई, यस। तो अब अगर मैं नाइट्रेशन करवाता हूँ तो कोई और ऑप्शन ही नहीं बची है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा ऑक्यूपाइड है तो ऑर्थो पे ही लगाएगा नाइट्रो को, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया मैंने। हाइड्रोलिसिस में ये ग्रुप आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाता है और SO3H आपका भाग जाता है। तो हमने क्या किया, हमने जितनी देर रिएक्शन करना था इस पोजीशन को रोक के रखा, सीट ब्लॉक कर ली हमने कि भैया मेरा बैग पड़ा है यहाँ पे, ये मेरी सीट है, तो इसको ब्लॉक कर लिया, रिएक्शन हो गया, इसको हमने हटा दिया। तो ये भी एक तरीका होता है ब्लॉकिंग ग्रुप्स, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छी जगह समझ आया है तो शेयर करना है एंड सबको बताना है, कैनवस क्लासेस का प्रचार थोड़ा बहुत करना है। एंड उसके बाद थोड़े से कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप सॉल्व करो, ठीक है। इनको मार्क कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनको 3, 4, 5, 6, 7, काफ़ी क्वेश्चन है, 8, 9, इसमें काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है मैंने, 10, 11, 12, अरे 13, 14, 15, 16, 16 क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी से डिस्कस, फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। चलिए, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।